हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर न्यू बुक चैप्टर नंबर 5 टॉपिक 5.12। बुक में डिस्कस बर्नौली इक्वेशन की आखिरी एप्लीकेशन टॉरिसेलिस थ्योरम। इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का और ये लॉन्ग भी आ सकता है बोर्ड में, और अगर ये लॉन्ग आ जाए तो इसे प्रिपेयर कैसे करना है उससे भी डिस्कस करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वेलकम, यू आर इन फिजिक्स ऑफ हाउ एंड आई एम योर मेंटोर जैन शब्बीर। टॉपिक का नाम है मेरे पास टॉरिसेलिस थ्योरम। टॉरिसेलिस थ्योरम है क्या और इस्तेमाल किस लिए होता है पहले वो देख लेते हैं। अच्छा, मान के चलिए मेरे पास एक बहुत बड़ा टैंक है। इस टैंक में मैंने यहाँ तक पानी को फिल किया हुआ है। इस टैंक में मेरे पास दो छोटे छोटे होल्स हैं। यहाँ पे एक होल है, यहाँ पे एक होल है। इसका नाम है होल ए और इसका नाम है होल बी। अब इन होल से क्या हो रहा है, पानी बाहर की तरफ निकल रहा है। और इस यहाँ होल ए से क्या हो रहा है, पानी बाहर की तरफ निकल रहा है। अब ये जो पानी कितनी स्पीड से बाहर निकलेगा इस होल में से, तो वो मैं स्पीड फाइंड आउट कर सकता हूँ बाय यूजिंग अ टॉरिसेलिस थ्योरम। तो किसी भी होल में से जो पानी की स्पीड है, निकलने वाली जो स्पीड है, उसे मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ टॉरिसेलिस थ्योरम के जरिए। अच्छा, यहाँ पे जो होल की जगह उसने लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है ओरिफिस। तो होल्स की जगह यहाँ पे जो लफ्ज है वो क्या है, ओरिफिस। तो दो, एक मेरे पास टैंक है, इसमें दो ओरिफिस है, ओरिफिस ए और ओरिफिस बी। और ये जो पानी इसमें से बाहर निकल रहा है ना, ओरिफिस से, ओरिफिस ए और ओरिफिस बी से जो पानी बाहर निकल रहा है, इसे वो नाम देता है एफ्लक्स का। इसे वो नाम देता है एफ्लक्स का। यही मैंने लिखा हुआ है, दिस थ्योरम इज यूज्ड टू फाइंड द स्पीड ऑफ एफ्लक्स। ये थ्योरम किस लिए इस्तेमाल होता है कि जो पानी यहाँ से बाहर निकल रहा है या जो एफ्लक्स यहाँ से बाहर निकल रहा है उसकी स्पीड फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है। दिस थ्योरम इज यूज्ड टू फाइंड द स्पीड ऑफ एफ्लक्स। एफ्लक्स की स्पीड फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और एफ्लक्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एफ्लक्स बेसिकली क्या, जो लिक्विड बाहर निकल रहा है ना उसी को बोला जाता है एफ्लक्स। जो लिक्विड यहाँ से बाहर निकल रहा है उसे बोला जाएगा फ्लक्स। और उस फ्लक्स की स्पीड फाइंड आउट करने के लिए टॉरिसेलिस थ्योरम इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे दोबारा, दिस थ्योरम इज यूज्ड टू फाइंड द स्पीड ऑफ अ फ्लक्स थ्रू एन ओरिफिस इन अ लार्ज टैंक। अगर मेरे पास एक लार्ज टैंक है, उसमें ओरिफिस है, तो उस ओरिफिस में से जो पानी बाहर निकल रहा है उसकी स्पीड फाइंड आउट करने के लिए टॉरिसेलिस थ्योरम इस्तेमाल होता है। तो अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं, लेकिन पहले डिस्कस कर लेते हैं सारे टर्म्स को। तो मान के चलिए मेरे पास लार्ज टैंक है, इसमें इसे मैंने पानी को यहाँ तक फिल किया हुआ। इसमें मैंने जो पानी है उसे मैंने यहाँ तक फिल किया हुआ। जो पानी की हाइट है, पानी का जो लेवल है ग्राउंड से, उसे मैं कहता हूँ h1, ठीक है। और यहाँ पे जो ओरिफिस ए है उसका जो ग्राउंड से हाइट है उसे मैं कहता हूँ h2। अब इस ओरिफिस से क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा। किस स्पीड के साथ निकल रहा है, v2 वेलोसिटी के साथ, v2 स्पीड के साथ बाहर निकल रहा है। और ये मैंने स्पीड फाइंड आउट करनी है, ये मैंने स्पीड फाइंड आउट करनी है। अच्छा, ये जो टैंक है ये ओपन है, ऊपर से भी ओपन है, यहाँ से भी ओपन है। तो होगा कि ऊपर से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है P1 प्रेशर, और यहाँ से भी प्रेशर P2 लगेगा। P1 और P2 प्रेशर दोनों मेरे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होंगे, है ना। ऊपर से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, यहाँ से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। अच्छा, क्या होगा जब ओरिफिस ए से पानी बाहर निकलेगा तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो सरफेस है, पानी का लेवल कम होता जाएगा, सरफेस नीचे आती जाएगी, है ना। सरफेस ऑफ वाटर जो है टैंक में वो नीचे आता जाएगा। किस स्पीड के साथ ये सरफेस नीचे आ रही है उसे मैं V1 कह लेता हूँ। V1 इज दी स्पीड ऑफ सरफेस मूविंग डाउनवर्ड, ठीक है। वो सरफेस जिसका लेवल कम हो रहा है, जो नीचे आ रही है, उसकी वेलोसिटी है V1, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास ओरिफिस बी भी है। ओरिफिस बी को मैं लास्ट पे डिस्कस करूंगा, ओरिफिस बी का असल में फायदा क्या है और यहाँ पे ओरिफिस बी रखा क्यों है। ओरिफिस ए से तो हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे, ओरिफिस बी से हम विस्कस लॉसेस, विस्कोसिटी की वजह से जो लॉसेस है उसे फाइंड आउट करेंगे। ये मैं लास्ट पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये सारे के सारे इनिशियल हमने डिस्कस कर ली। इसकी जो हाइट है लेवल ऑफ वाटर वो h1 है, और इसकी हाइट है h2। तो यहाँ से पानी के लेवल से, पानी की सरफेस से ओरिफिस से की हाइट कितनी होगी, h1 में से h2 को माइनस करूंगा, h1 में से h2 को माइनस करूंगा, तो ये मेरे पास हाइट ऑफ ओरिफिस आ जाएगी फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर इन अ टैंक, ठीक है, विच इज h1 माइनस h2। ये सारे टर्म्स हमने डिस्कस कर ली और फाइंड आउट करना है V2 कि यहाँ से जो पानी बाहर निकल रहा है उसकी स्पीड वेलोसिटी क्या होगी। तो नाउ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो मान के चलो, कंसीडर अ लार्ज टैंक हैविंग टू ओरिफिसेस ए एंड बी। एक बहुत बड़ा टैंक है, उसमें दो ओरिफिस है, ओरिफिस ए, ओरिफिस बी। लेट V1 एंड P1 इज द वेलोसिटी एंड प्रेशर एट द टॉप सरफेस। टॉप सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा है वो P1 है और उसकी जो वेलोसिटी है नीचे आने की वो V1 है। एंड V2 एंड P2 इज द वेलोसिटी एंड प्रेशर एट ओरिफिस ए। ओरिफिस ए पे जो प्रेशर लग रहा है इसे मैं P2 कह रहा हूं, और यहाँ से जो निकलने वाले पानी की जो स्पीड है V2, जो इनफैक्ट मैंने फाइंड आउट करनी उसे मैं V2 कह रहा हूँ, ठीक है। V2 एंड P2 इज द वेलोसिटी एंड प्रेशर एट ओरिफिस ए। अब मैं बर्नौलीज इक्वेशन का इस्तेमाल करूंगा। बर्नौली इक्वेशन क्या कहती है, सम ऑफ स्टैटिक प्रेशर, डायनामिक प्रेशर एंड हेड प्रेशर किसी भी दो पॉइंट्स पे बराबर होगा। यहाँ पे इन तीनों का सम और यहाँ पे इन तीनों का सम बराबर होगा। P1 + 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो जी H1, ये मेरे पास बराबर होगा P2 + 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो जी H2। बर्नौलीज इक्वेशन में हमने डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पे
जो P1 प्रेशर है और P2 प्रेशर है, ये दोनों मेरे पास बराबर है। किसके बराबर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। यहां से भी ओपन है, यहां से भी, तो यहां से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, यहां से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो P1 P2 दोनों बराबर हुए, और किसके बराबर हुए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अब दूसरी बात क्या है? पहली बात तो ये है ना, P1 P2 मेरे पास बराबर हुए और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। दूसरी बात है, ये जो ओरिफिस है, ओरिफिस से ये बड़ा ही छोटा है, ये जो होल है ये बड़ा ही छोटा है, तो यहाँ से जो पानी बाहर निकलेगा वो बड़ी ज्यादा स्पीड से बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे जो V2 वेलोसिटी है ना, वो मेरे पास V1 वेलोसिटी से बहुत ज्यादा ग्रेटर है। V2 वेलोसिटी इज फार फार ग्रेटर देन V1। V1 ये जो वेलोसिटी है, ये जो सरफेस है नीचे, सरफेस के नीचे आने की वेलोसिटी है, और V2 जो पानी यहां से बाहर निकल रहा है उसकी वेलोसिटी। अब V1 वेलोसिटी बड़ी थोड़ी है, सरफेस तो आहिस्ता 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 नीचे आ रहा है ना, इसका लेवल आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, जबकि V2 वेलोसिटी बड़ी ज्यादा है। तो यहाँ पे V2 वेलोसिटी मेरे पास V1 से बहुत ज्यादा ग्रेटर है। V2 वेलोसिटी फार फार ग्रेटर देन V1। तो V1 इतनी थोड़ी है कि इसे मैं निग्लेक्ट कर सकता हूँ, मेरी कैलकुलेशन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि जो सरफेस है वाटर है वो बड़ी आहिस्ता 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 नीचे आएगा ना, पानी कम होगा। तो V1 को मैं निग्लेक्ट कर सकता हूँ, इक्वल टू 0। अच्छा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के जरिए से भी हम कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल जो बुक में डिस्कस है, V1 मेरे पास अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा 0 के। अब ये सारी की सारी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। पहली क्या, P1 P2 P ATM के बराबर है, दूसरी V1 मेरे पास 0 के बराबर है। पुट करते हैं P1 की जगह P ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1/2 रो, V1 की जगह 0, V1 की जगह मैंने 0 0 का स्केल प्लस रो GH1 एज इट इज आ गया। नेक्स्ट P2 की जगह P ATM 1/2 रो V2 का स्केल प्लस रो GH2। अच्छा, यहां से मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, और ये 0 है, 0 का स्केल लूंगा 0, फिर पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये अगेन 0, ये भी टर्म क्या होगी 0। तो यहाँ पे बचेगा क्या, लेफ्ट हैंड साइड पे रो GH1 और राइट हैंड साइड पे इक्वल्स 1/2 रो V2 का स्केल प्लस रो GH2। अब यहाँ से मुझे V2 वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है ना, तो इससे मैं इस साइड पे ले आऊंगा रो GH2 को, लेफ्ट हैंड साइड पे आ गई है माइनस में, रो GH1 माइनस रो GH2 विल बी इक्वल टू 1/2 रो V2 का स्केल। यहां से रो जी को मैं कॉमन निकालूंगा, रो जी मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर H1 माइनस H2 बचा, इक्वल्स 1/2 रो V2 का स्केल। यहां से रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, रो से मेरे पास कैंसिल, 2 इधर आके मल्टीप्लाई, तो 2G H1 माइनस H2 मेरे पास बराबर होगा V2 का स्केल। लेकिन मुझे V2 स्केल नहीं फाइंड आउट करना, V2 फाइंड आउट करना है, तो अंडर रूट ले लूंगा दोनों साइड पे, तो V2 मेरे पास बराबर होगा अंडर रूट 2G H1 माइनस H2। अब ये इस स्टेटमेंट में ट्रांसफॉर्म करते हैं, स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पे, और इसका फायदा क्या है उसे भी देख लेते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों को नोट डाउन कर लो। अब नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। अच्छा, स्पीड ऑफ फ्लक्स का हमने फॉर्मूला क्या ड्राइव किया, V2 इक्वल्स अंडर रूट 2G H1 माइनस H2। इसकी स्टेटमेंट देखो, स्पीड ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी गेन्ड बाय द लिक्विड by falling from a height h1 minus h2 under the action of gravity। तो ये फॉर्मूला क्या बताता है कि अगर मैं लिक्विड को h1 हाइट से ड्रॉप करूं, ये मेरे पास h1 हाइट है, h1 हाइट से ड्रॉप करूं, और जब वो h2 हाइट पे पहुंचेगा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो वहां पे जो लिक्विड की स्पीड होगी वही मेरे पास बराबर होगी स्पीड ऑफ फ्लक्स। ठीक है, h1 माइनस h2 क्या, ये टॉप सरफेस की हाइट h1 है और इफ इसकी हाइट h2 है, h1 में से h2 माइनस करूंगा तो ये मेरे पास हाइट आएगी। तो H1 हाइट से गिरते हुए अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जब लिक्विड H2 हाइट पे पहुंचेगा, तो वहां पे जो स्पीड ऑफ लिक्विड होगी वही मेरे पास स्पीड ऑफ फ्लक्स भी होगा। यहां से जो फ्लोइंग लिक्विड है उसकी स्पीड कितनी होगी, उतनी ही स्पीड होगी कि अगर मैं लिक्विड को H1 हाइट से ड्रॉप करूं और वो H2 हाइट पे पहुंचे, तो जितनी वहां पे स्पीड होगी ना, सेम स्पीड के साथ ये बाहर निकल रहा है। फॉर्मूला तो यही बता रहा है, आगे इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में भी डिस्कस करता हूं मैं, लेकिन स्टेटमेंट क्या, स्पीड ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी गेन्ड बाय द लिक्विड by falling from a height h1 minus h2 under the action of gravity। तो स्पीड ऑफ फ्लक्स बेसिकली क्या है, ये वो वेलोसिटी है जो कि लिक्विड गेन करता है जब वो h1 हाइट से h2 हाइट पे गिरता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। होप सो समझ लगी हो। तो ये फॉर्मूला और ये स्टेटमेंट। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये जो स्पीड ऑफ फ्लक्स अभी हमने फाइंड आउट किया, इज द सेम एज द स्पीड ऑफ अ बॉल फॉलिंग फ्रॉम हाइट h1 माइनस h2। ये जो स्पीड ऑफ फ्लक्स है, इसका तो सेम वही फॉर्मूला है कि अगर मैं एक बॉल को h1 हाइट से ड्रॉप करूं और h2 हाइट पे जाते जाते जितनी उसकी वेलोसिटी बड़ी होगी, जितनी उसकी वेलोसिटी होगी h2 हाइट पे, तो ये तो मेरे पास सेम वही फॉर्मूला है। मैं यहाँ पे बताता हूँ, मान के चलिए मेरे पास बॉल है, अभी हाइट पे है h1 और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है 0 मेरे हाथ में, जहां से मैं छोड़ता हूँ ये नीचे जाता जाएगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और h2 हाइट पे आके मान के चलो इसकी वेलोसिटी आती है v2।
ये सारे का सारा रफ वर्क है, ठीक है, ये पार्ट ऑफ टॉपिक नहीं है, रफ वर्क है, इसे मैंने ब्लू शेडिंग लाइन में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जाती है v2। अब ये v2 वेलोसिटी का जरा फॉर्मूला तो फाइंड आउट करते हैं। अच्छा यहाँ पे ना इनिशियली यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी हाइट पे, जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ, ये पुरानी छोटी क्लासेस में हम डिस्कस करते रहे हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, नीचे जाते जाते काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी। अच्छा काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ेगी, जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास बराबर होगा काइनेटिक गेन इन काइनेटिक एनर्जी। जितनी पोटेंशियल एनर्जी इसकी कम होती जाएगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ती जाएगी। अच्छा कितनी लॉस हुआ या कितना गेन हुआ वो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, तो नेट हमेशा मैं फाइंड आउट करता हूँ ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करके। लॉस या गेन हमेशा मैं फाइंड आउट करता हूँ ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को माइनस करके। अब यहाँ पे हाइट ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हाइट थोड़ी है तो पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी है। तो यहाँ से यहाँ पे आते हुए लॉस इन कितना हुआ होगा, ग्रेटर में से, ग्रेटर पोटेंशियल एनर्जी में से स्मॉलर पोटेंशियल एनर्जी को माइनस करूंगा। ग्रेटर h1 हाइट है तो mgh1, फॉर्मूला पता है ना mgh पोटेंशियल एनर्जी का। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी mgh1 माइनस यहाँ पे कितनी है mgh2, तो ये मेरे पास लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। अच्छा गेन इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से यहाँ आते हुए इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी भी कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। तो गेन कैसे फाइंड आउट करूंगा, अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है क्योंकि नीचे आ रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम होगी क्योंकि अभी मेरे हाथ में है तो उसकी वेलोसिटी थोड़ी है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो गेन कैसे फाइंड आउट करूंगा, 1/2, यहाँ पे ज्यादा है 1/2 mv2 का स्केयर, ज्यादा में से कम को माइनस करूंगा 1/2 mv1 का स्केयर। और यहाँ पे मैंने बोला हुआ है कि h1 हाइट पे जो वेलोसिटी है वो तो 0 है, तो v1 वेलोसिटी को मैं 0 इमेजिन कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ से, अच्छा ये तुम लोगों ने याद नहीं करना, बस ये मैं एक पॉइंट बता रहा था कि फॉर्मूला सेम ही आएगा दोनों का। तो यहाँ से mg मैं यहाँ से कॉमन निकालूंगा तो h1 माइनस h2, और यहाँ से भी 1/2 m को मैं कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा v2 का स्केयर माइनस v1 का स्केयर। m1 से कैंसिल, और v1 मेरे पास 0 है, यहाँ पे v1 मेरे पास 0 है, मैं 0 पुट करूंगा यहाँ पे तो ये भी 0 होगी। तो बचेगा क्या, g h1 माइनस h2, यहाँ पे बचेगा 1/2 v2 का स्केयर, g h1 माइनस h2 1/2 v2 का स्केयर। 2 इधर आके मल्टीप्लाई 2g h1 माइनस h2 विल बी इक्वल टू v2 का स्केयर। तो v2 मेरे पास क्या है अंडर रूट 2g h1, मतलब बॉल के पास यहाँ पे कितनी वेलोसिटी होगी उसका फॉर्मूला 2g h1, और यहाँ पे स्पीड ऑफ फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है 2g h1, मतलब स्पीड ऑफ फ्लक्स का और एक बॉल का जो कि h1 माइनस h2 h1 से h2 हाइट पे आई है, उन दोनों की वेलोसिटी का फॉर्मूला सेम ही आया। तो यहाँ पे क्या स्पीड ऑफ फ्लक्स, जो स्पीड ऑफ फ्लक्स है इज द सेम एज द स्पीड ऑफ अ बॉल फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट। तो स्पीड ऑफ फ्लक्स उतनी होगी जितनी एक बॉल की स्पीड होगी जब वो h1 हाइट से h2 हाइट पे आएगा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। स्टेटमेंट को भी हमने उसी तरीके से मैनिपुलेट किया था। अब ओरिफिस बी की बात कर लेते हैं। ओरिफिस बी का क्या पर्पस है, ओरिफिस ए से तो हमने v2 वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली, अब ओरिफिस बी का क्या काम है। देखो ओरिफिस बी का काम है बेसिकली टू ऑब्जर्व विस्कस वेलोसिटी, विस्कस वेलोसिटी को फाइंड आउट करना। मैंने यहाँ पे क्या लिखा पहले तो रीड कर लेते हैं। ओरिफिस बी इज पॉइंटिंग अपवर्ड, so the rise of a water should be equal to the level of a water in a tank। अब क्या बताता है कि यहाँ पे जो ओरिफिस बी है वो मेरे पास ऊपर की तरफ है, तो होगा क्या, यहाँ से पानी नीचे आ रहा है ओरिफिस बी में जाएगा तो यहाँ से पानी जो है वो वापस राइज होगा। अच्छा पानी इस हाइट से नीचे आया ना, तो चाहिए भी ये कि पानी इसी हाइट तक राइज करे, इसी हाइट तक राइज करे, क्योंकि इस साइड से आया तो इसी हाइट तक राइज भी करना चाहिए आइडियली, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है ज्यादा, पानी नीचे आएगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी, पानी के पास पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी दोबारा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो होना तो वो ये चाहिए कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई उतनी ही काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, तो राइज सेम आना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि राइज हमेशा कम आता है, मतलब पानी यहाँ से नीचे आया था तो पानी वापस उस साइड तक दोबारा नहीं पहुंच पाता, यूजुअली उस साइड तक दोबारा नहीं पहुंच पाता। होता क्या है, फ्रिक्शनल इफेक्ट की वजह से पानी की लिक्विड की जो सरफेस है उनके दरमियान फ्रिक्शनल इफेक्ट की वजह से वहां पे कुछ ना कुछ एनर्जी लॉसेस होते हैं, इसे बोला जाता है विस्कस लॉसेस। पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, फिर वो फ्रिक्शन वगैरह की वजह से वहां पे कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं, उसे विस्कस लॉसेस बोला जाता है। उन लॉसेस की वजह से जो राइज ऑफ लिक्विड है वो उतना नहीं हो पाता जितना उसका पहले था। तो यहाँ पे ओरिफिस बी मुझे ये बताएगा कि कितना विस्कस लॉस हुआ है, इस साइड से मैं विस्कस लॉसेस फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ओरिफिस बी का ये फायदा है। तो ओरिफिस बी इज पॉइंटिंग अपवर्ड, सो द राइज ऑफ अ वाटर शुड बी इक्वल टू द लेवल ऑफ अ वाटर इन द टैंक। ओरिफिस बी ऊपर की तरफ है तो जो राइज होना चाहिए लिक्विड का वो उतना ही होना चाहिए जितना पानी
का लेवल है टैंक में, लेकिन रियलिटी में तो ऐसा नहीं होता। ड्यू टू विस्कस लोसिस की वजह से ये जो राइज ऑफ वाटर है फ्रॉम ओरिफिस बी, इट इज ऑलवेज लेसर देन द लेवल ऑफ वाटर इन अ टैंक। तो ये बात मैंने लिखी हुई है, ड्यू टू विस्कस लोसिस इट इज ऑलवेज लेसर देन इट। तो ये जो राइज है हमेशा लेवल ऑफ वाटर से हमेशा कम ही रहेगा विस्कोसिस की वजह से। तो बच्चों ये था आज का इंट्रोडक्टिव लेक्चर। होप सो कि तुम लोगों को पसंद आया होगा। इजाजत हो, अल्लाह हाफिज।